तो अब तक आपने जो भी पढ़ा उसको एक बार रिपीट करता हूँ, ठीक है। चैप्टर को जो भी चल रहा है उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। तो क्लास 12th में आपको बताई थी मैंने 2 बुक्स हैं, एक तो कौन सी, फ्लेमिंगो, और सेकंड कौन सी है, विस्टास। तो आपकी दोनों ही बुक्स बराबर चलेंगी। पहले फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर फर्स्ट पढ़ाने वाले हैं अपन, उसका नाम क्या है, द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन लिखा किसने, अल्फोंसे डोडेत ने। अल्फोंसे डोडेत इसके राइटर हैं, ठीक है। ये और कहानी कब की है, 1840 में ये पैदा हुए थे और 1897 में ये ऑफ हो गए। कहानी कब लिखी गई है, ये बात है 1870 से 71 के बीच की। हुआ क्या था, एक बार फिर से बताता हूँ, वैसे ये पढ़ा चुका हूं तो मैं एक बार जल्दी से बताता हूँ। एक्चुअल में 1870 से 1871 के बीच में एक वॉर हुआ था, फ्रेंको प्रूशियन वॉर। कौन सा, फ्रेंको प्रूशियन वॉर। इसमें फ्रेंको का मतलब था फ्रांस, ठीक है। फ्रेंको का मतलब फ्रांस, और प्रूशियन का मतलब था, प्रूशिया में 3 कंट्रीज थी उस समय। कौन कौन सी, पहली जर्मनी, पोलैंड और कौन सी, ऑस्ट्रिया। तो हुआ क्या, इन दोनों में युद्ध हुआ और युद्ध में क्या हुआ, प्रूशियंस जीत गए। हारा कौन, डिफीटेड। देखो, फ्रांस वाज डिफीटेड, फ्रांस को हरा दिया गया, किसके द्वारा, प्रूशिया के द्वारा। उस समय प्रूशिया का जो शासक था वो कौन था, बिस्मार्क था, ठीक है। जैसे रूलर कह सकते हो, क्या कह सकते हो, रूलर। अभी मैं कहूं रूस का यूक्रेन से युद्ध हो रहा है, तो रूस का रूलर कौन है इस समय, व्लादिमीर पुतिन, वहां का जो राष्ट्रपति है वो। ऐसे ही यहां उस समय पे प्रूशिया का जो रूलर था उसका नाम क्या था, बिस्मार्क, ठीक है। अब हुआ क्या, जैसे कोई देश हारता है तो ऐसा तो नहीं पूरी तरीके से हार जाए, पूरी तरीके से हारा फिर तो देश खत्म ही हो जाएगा। तो क्या हुआ, इनके बीच में युद्ध शुरू हुआ। युद्ध में प्रूशियन सोल्जर्स ने फ्रांस की कुछ जमीन को अपने कब्जे में ले लिया, और जब ये युद्ध रुका तो इन्होंने मना कर दिया, हम तुम्हारी जमीन को वापस नहीं करेंगे। तो जो फ्रांस की जमीन थी, 2 जगह थी जिनका नाम क्या है, एल्सेस और लॉरेन। ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये 2 जिले हैं, कहाँ के, फ्रांस के। तो अब ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट थी वो 2 डिस्ट्रिक्ट किस में आ गई, प्रूशियन कंट्रीज में आ गई। प्रूशियन में भी किसके अंदर में आई है, जर्मनी। एक्चुअल में जर्मनी की सीमाएं इन 2 डिस्ट्रिक्ट से लगती थी, तो इन्होंने जल्दी कब्जा कर लिया और ये दोनों डिस्ट्रिक्ट अपने कब्जे में ले ली। अब ये जो 2 जिले हैं वो किसके अंडर आ गए, जर्मनी के। अब ये फ्रांस नहीं कहलाया, 2 डिस्ट्रिक्ट कौन सी कहलाई, जर्मनी कहलाई। कौन सी कहलाई, जर्मनी। अब हुआ क्या, ऐसा होने के बाद इनके जो एल्सेस और लॉरेन के जो स्कूल हैं, उन स्कूलों में एक ऑर्डर पास किया गया सरकार की तरफ से कि आज से आपके स्कूलों में फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। फ्रांस में कौन सी भाषा बोलते हैं, फ्रेंच। जर्मनी में कौन सी बोलते हैं, जर्मन। तो इन्होंने मना कर दिया कि सुनो, अब तुम जर्मन हो चुके हो, अब तुम फ्रांस के नहीं रहे। तो यहाँ के जितने भी स्कूल हैं सब में पढ़ाई का सिलेबस कौन सा रहेगा, जर्मन भाषा में रहेगा। अब आपको फ्रेंच नहीं पढ़नी, आप कौन सा पढ़ोगे, जर्मन पढ़ोगे। तब इसके जो 2 मेन कैरेक्टर थे उनका नाम था एम हेमल, जो कि टीचर है, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं, और दूसरा एक स्टूडेंट है जिसका नाम है फ्रेंच, ठीक है। तो फ्रेंच पे और एम हेमल पे इसका क्या प्रभाव पड़ा, वहां के सभी स्टूडेंट्स पे क्या प्रभाव पड़ा, वहां के लोगों पे क्या प्रभाव पड़ा, ये चीज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो आपका पैसेज स्टार्ट होता है कहां से, फ्रेंच जा रहा था अपने घर से कहा, स्कूल की ओर, यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। ये भी मैंने बता दिया शायद, चलो तो इसको बिना पढ़े बताऊंगा, समझना ध्यान से ये जो लिखा हुआ है। तो ये जो कहानी है पूरी, फ्रेंच कुछ अपने मुंह से बता रहा है, और ये कहता है कि मैं स्कूल के लिए निकला लेकिन मुझे डर था कि स्कूल में जाके आज मुझ पे डांट पड़ने वाली है। लिखा हुआ है ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग। डर किस बात का है कि एम एमल जो इनके टीचर थे उन्होंने इसको होमवर्क दिया था कि हम तुमसे पार्टिसिपल्स पूछेंगे। पार्टिसिपल्स ग्रामर का एक टॉपिक है, जिसने कहा हम तुमसे पार्टिसिपल्स पूछेंगे। लेकिन ये भाई साहब पढ़े नहीं, अब पढ़े नहीं तो इनको कोई नियम याद नहीं, तो इनको डर लग रहा है स्कूल जाएंगे अभी डांट पड़ने वाली है। तो ये भाई साहब घर से आए और बाहर घूमते रहते हैं। बाहर का मौसम बड़ा सुहावना था, बहुत ब्राइट खुला आसमान था और थोड़ा सा गर्म भी था।
बर्ड्स क्या कर रहे थे, चिड़िया चर्पिंग मतलब चहचहा रहे थे, और प्रूशियन सोल्जर्स क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे मतलब एक्सरसाइज कर रहे थे। ये बाहर का माहौल था, ये उनको देखता रहा, मतलब कोई परेड कर रहा हो तो देखते रहो, टाइम पास अच्छा हो रहा है। लेकिन फिर इसने कहा कि नहीं नहीं, मुझे घर जाना, स्कूल जाना चाहिए, स्कूल के लिए निकला हूं तो स्कूल पढ़ने ही जाऊंगा। तब ये फिर स्कूल के लिए निकला। निकलते वक्त इसने देखा कि एक टाउन हॉल है। यहां तक पहुंचे क्या, नहीं पहुंचे, चलो फिर तो यहीं से पढ़ाता हूं। अब ध्यान देना, व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा। एक्चुअल में टाउन हॉल क्या है, एक ऐसी जगह है जहां शहर के सभी लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं और शहर में हो रही हर गतिविधि की चर्चा करते हैं आपस में, उसको अपन क्या बोलते हैं, टाउन हॉल। और टाउन हॉल के पास में ही एक लगा हुआ था बुलेटिन बोर्ड। क्या लगा हुआ था, अब जैसे आपके स्कूल में होता है नोटिस बोर्ड, कोई भी स्कूल की सूचना है वो नोटिस बोर्ड पर लगती है, बाहर स्कॉलरशिप के लिए ये फॉर्म जमा करो, ट्वेल्थ के फॉर्म ये जमा करो, लिख देते हैं। ऐसे ही जो बुलेटिन बोर्ड है उस शहर का, उसमें क्या होता है, सरकार के जो भी आदेश होते हैं कहाँ लगाए जाते हैं, बुलेटिन बोर्ड पर। वहां काफी ज्यादा क्राउड था, मतलब काफी ज्यादा भीड़ थी। देखो, देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड फॉर द लास्ट 2 years ऑल अवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 सालों से जितनी भी बेकार न्यूज आ रही थी वो किस पे लगाई जा रही थी, उस बुलेटिन बोर्ड पर। बुरी न्यूज कैसे, द लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्ध, द ड्राफ्ट ऑर्डर्स फ्रॉम द कमांडिंग ऑफिसर। ड्राफ्ट का मतलब है ऐसे ऑर्डर्स जो कमांडिंग ऑफिसर, जो आर्मी की सेना के अफसर हैं, उन्होंने ऑर्डर भेजे और उसको इन्हें फॉलो करना पड़ेगा। इनके लिए खराब न्यूज क्यों थी, क्योंकि पहले ये किसके अंडर में थे, फ्रांस के। अब इनका शहर देश हार गया, हार गया तो इसको कब्ज, किनके कब्जे में आ गए, इनके लिए तो दिक्कत वाली बात है ना। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी मैटर नाउ। अब ये चलता रहा, माइंड में सोचता रहा कि मामला क्या हो सकता है, लेकिन ये रुका नहीं, ठीक है, क्योंकि बेकार न्यूज आती है, पढ़ के दिमाग खराब क्यों करना, वैसे ही तो लेट हो रहा था ये, तो ये आगे निकल गया। देन एज आई हरेड बाई फास्ट एज आई कुड गो, जल्दी जल्दी में जितनी जल्दी जा सकता था मैं निकल गया स्कूल के लिए। अब उसमें रास्ते में मिला ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ जानते हो, लोहार कहते हैं, गोल्ड स्मिथ सुनार और ब्लैक स्मिथ लोहार। तो इनको रास्ते में कौन मिला, ब्लैक स्मिथ, जिसका नाम क्या था, वॉचर। हु वाज देयर विथ हिज, जो वहां पे था किसके साथ, अप्रेंटिस के साथ। अप्रेंटिस का मतलब होता है नौसिखिया। जैसे कोई किसी के अंडर में काम सीखता है, मोटरसाइकिल वाली दुकान पे कोई लड़का आ गया काम सीखना है तो उसके अंडर में काम कर करके सीख जाता है, ऐसे इसके साथ एक आदमी और था जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब नौसिखिया, नया काम सीखने वाला। इंग्लिश में उसको क्या कह सकते हो आप, अप्रेंटिस का मतलब ट्रेनी, ट्रेनी मतलब ट्रेनिंग लेने वाला। तो रीडिंग द बुलेटिन, वो उस बुलेटिन को पढ़ रहा था जो बुलेटिन बोर्ड पे लिखा हुआ था। कॉल्ड आफ्टर मी, कॉल आफ्टर का मतलब बुलाना, उसने मुझे बुलाया और क्या कहा, डोंट गो सो फास्ट बब, डोंट गो सो फास्ट, इतनी जल्दी मत जाओ। अब बब क्या है, बब का मतलब है बॉय, लेकिन ये चिढ़ाने वाली भाषा है। चिढ़ाने वाली भाषा कैसे, तुम सामने से आ रहे हो, मैंने कहा वो लड़के इधर आ, तो नॉर्मल भाषा हो गई। अब तुमने कहा वो लौंडे इधर, तो ये मैंने क्या किया, उसको थोड़ा अजीब तरीके से बिहेव किया, तो इसने ऐसे उससे क्या कहा, बब, मतलब कहना लड़का ही चाह रहा है लेकिन तरीका थोड़ा सा इरिटेटिंग वाला है। और कहता है उससे, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब काफी ज्यादा समय में। तो इससे कह रहा है कि सुनो, तुम अपने स्कूल काफी ज्यादा समय में पहुंच जाओगे, बहुत समय तुम्हारे पास, आराम से जाओ। ये कह रहा है कि देख मजा ले रहा है, एक तो मुझे पता है मैं लेट हूं, और सामने वाला क्या कह रहा है कि तेरे पास काफी ज्यादा समय है स्कूल पहुंचने के लिए। तो इसने उसकी सुनी नहीं, इग्नोर करके वहां से चला गया। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि मेरे मजे ले रहा है। रीच्ड एम एमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, स्कूल पहुंच गया है, बाहर छोटा सा गार्डन है, एम एमल ने उसमें कुछ पौधे लगा रखे हैं, सामने इनकी क्लास है। उस स्कूल में जैसे ये पहुंचा है, जोर से भागते हुए, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ मतलब तेजी से सांस लेते हुए। अब जोर से जल्दी चलोगे तो हांपोगे कि नहीं, वो ऑल आउट ऑफ ब्रीथ कह रहा है। यूजुअली, अब यहां से आपके क्वेश्चन बनना स्टार्ट होते हैं।
पहला तो क्वेश्चन वही बन गया था। यूजुअली सामान्यतः व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल चालू होता है, देयर वाज अ ग्रेट बशल। बशल का मतलब यहाँ क्या है, ए ग्रेट बशल का मतलब लॉट ऑफ नॉइज क्रिएटेड बाय मैनी पीपल, मतलब ज्यादा शोर शराबा आता है लोगों के द्वारा, उसे कहते हैं बशल। तो स्कूल कोई भी हो, आप नोटिस करते हो वहां क्लास अगर चल रही है तो आवाज तो आएगी आएगी। तो वैसे सामान्यतः तो क्या होता था, जब स्कूल चालू होता था वहां बहुत ज्यादा शोर शराबा होता था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, इतनी आवाज आती थी जिसे अपन गली में बाहर तक सुन सकें, इतनी आवाज होती थी। मालूम ये स्कूल चल रहा है तो बाहर तक आवाज जाती थी। किस चीज की आवाज थी वो, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। डेस्क मतलब जो ड्रॉवर वगैरह होते हैं उनको खोलने की बंद करने की। तुम कहोगे सर स्कूल में ओपनिंग डेस्क कहाँ से मिल गए, तो अपन पढ़े हैं हिंदी मीडियम अपने लोकल क्षेत्र के स्कूलों से। जिन स्कूलों में फीस अच्छी भरी जा रही है, 40-50 हजार, 1 लाख 2 लाख, एक साल की फीस बच्चों को भरी जा रही है, उनमें बच्चों को पर्सनल टेबल देते हैं। एक छोटी सी टेबल रहेगी, कुर्सी रहेगी, उसमें ड्रॉवर लगा होगा, उसमें अपनी नोट्स कॉपी किताब वगैरह रख के जा सकते हो, ताकि आपको घर आने जाने में इतना भारी बोझ पीठ पे ना रखना पड़े। तो आपको क्या एक टेबल दे दी जाती है, ये आपकी है, ये आपकी है, ये आपकी है। अपने यहाँ तो एक पूरी कर देते, एक तो 5 बन गए, ठीक है कि नहीं। हाँ, और वहां ड्रॉवर अलग है, सीधी साथ जितना को डालोगे उतना मीठा होगा। वहां पैसा तुमसे ले रहे हैं तो दे देंगे, उनका जा क्या रहा है। तो उसके खुलने की बंद होने की आवाज आती रहती थी। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिशन, अब यूनिशन का मतलब है एक साथ एक आवाज में बोलना। अपने स्कूल में सुना है, अपने स्कूल में उल्टा चलता है, जब छुट्टी होती है तब चालू होते हैं, मैडम चलो याद है, एक को खड़ा करेंगे, 2 1 जा 2, सब बोलेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर सब बोलेंगे। और एक आध ऐसा मिल जाएगा जो पूरी ताकत लगा रहा होगा अपने स्पेशली यहाँ खड़े होने वाला जो सबके सामने खड़े होकर सबको बुलवाता है। तो सब एक साथ बोलते हैं एक आवाज में, उसको क्या कहते हैं, यूनिशन, ठीक है। वेरी लाउड, बहुत तेज आवाज में। विथ अवर हैंड्स ओवर अवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, इतनी आवाज आती है कि हमें सुनने के लिए कानों पे हाथ रखने पड़ते हैं कि क्या कह रहा है, फिर से बता। इतनी आवाज आती थी वहां पे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर क्या करती थी, ग्रेट रूलर, रूलर का मतलब छड़ी। अब वो स्केल हो सकती है आपकी लोहे की, या फिर कोई डंडा हो सकता है। वो क्या करते, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, डोंट टॉक, चिल्लाते रहते थे वो, ऐसा आवाज आती थी। लेकिन उस दिन ऐसी कोई भी आवाज नहीं थी। ये उसने बताया कि यूजुअली ऐसा होता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मीनिंग्स की बात करो, इन ग्रेट मसल का मतलब बता दिया आपको। यूनिशन एट द सेम टाइम, एक ही बार में सब बोले, उसी को कहते हैं यूनिशन। और रैपिंग का मतलब स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग मतलब मैं इस पे डंडे मारने लगूं बच्चों को शांत करने के लिए। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज के दिन पूरा का पूरा कैसा था, सन्नाटा था, शांति थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। अब काउंटेड ऑन का मतलब डिपेंडेड ऑन, काउंटेड ऑन का मतलब पूरी बात समझते हैं। बट नाउ, लेकिन अब, इट वॉज ऑल्सो स्टिल, सब कुछ स्टिल मतलब शांत सा था। आई हैड काउंटेड ऑन, यानी मैं डिपेंड था, काउंटेड ऑन का मतलब डिपेंड, डिपेंड मतलब निर्भर होना, मैं निर्भर था किस चीज पर, द कमोशन, वो शोर शराबे, कमोशन का मतलब शोर शराबा, हल्ला गुल्ला पर, टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। ये सोचता था कि शोर शराब हो रहा है, चुपचाप जाके बैठे आओ, कौन देख रहा है। लेकिन आज बिल्कुल शांति है। आज तुम आओगे, आज तो नोटिस करेंगे, जैसे अपन पढ़ रहे हैं, कोई अकेला आप चला आए तो सब देखेंगे कौन आ गया ये, और सब देखेंगे तो उसे अजीब सा भी लगेगा, सब मुझे ही देख रहे हैं। होता है कि नहीं। अब चाहे लड़का हो चाहे लड़की, जैसे तुमने नोटिस किया होगा, लड़कों को भी बता दूं, मोहल्ले से निकल रहे हैं, मोहल्ले की आंटियां बैठी हैं तो देख रही है किसका लड़का है ये, तो बड़ा अजीब सा लगता है। नोटिस किया है कभी, ऐसा नहीं लड़कियों को अजीब लगता है, लड़का भी अगर सही से अच्छा से जा रहा है और मोहल्ले में से निकल जाए, सब उसको औरतें देखें, तो लड़का भी शर्मा के मतलब नीचे करके या फोन वोन में कुछ करके निकल जाता है, देखेगा नहीं उनको। ऐसा होता है सबके साथ। और ये सोच रहा है कि बस वही शोर शराबे में बैठे आता है, बिल्कुल शांति, अब सब मुझे ही देखेंगे। भाई साहब पहुंचे अपने क्लासरूम में,
थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। उसने खिड़की से देखा कि इसके सभी साथ के दोस्त कहाँ बैठे हैं, अपनी अपनी बेंच पर। एम हेमल वाज वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। एम हेमल जो टीचर हैं उनके वो आयरन रूलर है, यानी लोहे की स्केल जो होती है, ऐसे रख के इधर से उधर टहल रहे हैं। इसने कहा आज तो गए, गुस्से में लग रहे हैं। आई हैड टू ओपन द डोर, मैंने दरवाजा खोलना पड़ा मुझे। गो इन बिफोर एवरीबडी, सबके सामने गया। इस बिफोर का मतलब के सामने भी होता है। ग्रामर का एक नियम बता दूं आपको, ध्यान रखना। के सामने के लिए दो मीनिंग लगती है, एक तो इन फ्रंट ऑफ, और दूसरी कौन सी होती है, बिफोर। दोनों का मतलब क्या होता है, के सामने। अब याद रखना, अगर लिविंग थिंग्स के सामने की बात हो, क्या की लिविंग थिंग्स की मतलब जिसमें जान है, उसके अगर सामने की बात कर रहा हूं तो मैं यूज करूंगा क्या, अगर नॉन लिविंग थिंग्स की बात करूंगा तो क्या लगाऊंगा, ठीक है। जैसे तुम सब लोग हो, ठीक है, तुम जैसे बोलो, तुम्हारे आगे ये बैठी हुई है लड़की, क्या नाम है तुम्हारा, खुशबू। तुम कहो खुशबू मेरे आगे बैठी हुई है, तुम इंग्लिश में बोलोगे खुशबू इज सिटिंग बिफोर मी। क्या बोलोगी, मैं बोलू मेरे सामने तुम सब बैठे हो, मैंने कहा स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी या बिफोर मी, बिफोर मी, क्योंकि मैं लिविंग हूं। समझ में आई, तो बिफोर मी। समझ में आई बात। लेकिन मैं अगर यहां हट जाऊं और मैं कहूं इस बोर्ड के सामने एक कैमरा है, इस बोर्ड के सामने एक, तो बोर्ड नॉन लिविंग है, तो मैं आपसे कहूंगा देयर इज ए कैमरा इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड, देयर इज ए कैमरा इन फ्रंट ऑफ द। अब सेंटेंस कैसे बनना है वो फॉर्मेशन सिखा दूंगा आपको। दो चीज समझ में आ गई, बिफोर कब लगता है, इन फ्रंट ऑफ कब लगता है। याद रखना, हम लोगों ने आज तक गलती करी होगी, आप लोगों ने भी, कि जब भी के सामने का मतलब आया आपने क्या लगाया, इन फ्रंट ऑफ। इसको आप बहुत कम यूज करते थे, लेकिन याद रखना ये नियम है, मैं तो नहीं कह रहा आपको। देखो किताब में साफ साफ लिख रहा है कि नहीं, सबके सामने गया, उसमें जो सब बैठे हैं वो जिंदा ही तो है, लिविंग है, उनके सामने गए हो, क्या लगाया आपने, बिफोर। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटन्ड आई वाज। तुम इमेजिन कर सकते हो कितना ब्लस कर रहा था, ब्लस जानते हो, है? मान लो तुम सामने से कि आज तो बड़े ईद का चांद हो गया, आज एक नंबर लग रहा है, तुम सर आगे नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं, वो तुमने क्या किया, शर्माया, हल्के से, उसको ब्लश कहते हैं, ठीक है। और एक होता है डर से शर्माना, कि अब कछु हो, शर्माते हुए जा रहे हैं, सब हमें देखेंगे, ऐसा ऐसे डरमाते डरते हुए शर्माते हुए क्लास में गया। कल ग्रामर में कहां तक पढ़ाया था, ग्रामर कुछ पढ़ाई थी, चलो ठीक। अभी क्या है, मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, पूरे घंटे भर आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आप लोग बोर हो जाओगे, ठीक है कि नहीं। और दूसरी बात, ग्रामर की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ग्रामर की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आपको ग्रामर आएगी तो आप ये चीजों को खुद ब खुद एडजस्ट करते चलोगे। तो बताओ ग्रामर में कल आपको क्या पढ़ाया था। अच्छा, बीच में से मैंने आपको पैसिव वॉइस बता दिए थे, इतना ही हुआ है। टेंस पढ़ाए आपको अभी, टेंस नहीं पढ़ाए। चलो एक बार मैं टेंस को शुरू करता हूं आपसे, ठीक है। हालांकि टेंस आपको सभी को आते होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको नहीं आते, तो मैं बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जिनको आते हैं तो उनका अच्छा हो जाएगा, जिनको नहीं आते वो सीख जाएंगे, तो ठीक है। क्योंकि अपना उद्देश्य एक क्लास में बैठा हुआ हर बच्चे को चीजें आनी चाहिए, और कुछ ना कुछ नया मिलेगा, इस बात की गारंटी मेरी है। क्योंकि आज से पहले जिस तरीके से आप पढ़े हो आपका अलग तरीका था, मैं बहुत सिंपलीफाइड, बहुत सिंपल तरीके से कराऊंगा, इतने सिंपल से कि कोई नियम है ही नहीं, बस एक एक बात याद रखो और काम हो जाएगा। चलो चलो, पढ़ लिए, इतना बताया था। चलो कोई बात नहीं, 2 मिनट में फिर से बताता हूँ। ये 3 फॉर्मूले लिखा दिए थे मैंने, लिखाए कि नहीं, अच्छा लिखाए नहीं, तो एक काम करो, ये 3 फॉर्मूले लिख लो बस। इन 3 फॉर्मूले से पूरी इंग्लिश खत्म होगी।
इन 3 फॉर्मूले से पूरी इंग्लिश खत्म हो जाएगी, इनको बस एक बार नोट करें। बिल्कुल, ये सब्जेक्ट को यहाँ लगाना है। ठीक है, और आपको हर जगह इसका इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़ेगी। कल मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को फाइंड करना सिखा दिया था आपको, कोई दिक्कत तो नहीं आता? जिसको नहीं आया वो ये और लिख लेना, सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए 2 सवाल पूछते हैं, कौन और किसने। ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए 2 सवाल, क्या और किसे। कौन और किसने से सवाल पूछोगे, इसका जो जवाब मिलेगा वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। क्या और किसे 2 सवाल पूछोगे, इसका जो जवाब मिलेगा वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। मैं फिर कह रहा हूं, ग्रामर जितनी भी सिखा रहा हूं ये उन लोगों के लिए रामबाण है जिनको याद नहीं होता, क्योंकि ये चीजें सीख लोगे तो आप पूरी चीजें बना के लिख पाओगे। पेपर में कुछ भी याद नहीं होगा तब भी आप पूरा पेपर करके आओगे, और 70-80 नंबर तब भी आ सकते हैं। ठीक है कि नहीं? कैसे बनेंगे ये आपको 2-4 दिन में चीजें कंप्लीट होते ही पता चल जाएंगी। सब्जेक्ट ढूंढ लोगे, मम्मी खाना बनाती हैं, कौन खाना बनाता है, तो मम्मी सब्जेक्ट हुई। ठीक है, कटप्पा ने बाहुबली को मारा, बाहुबली को किसने मारा, तो कटप्पा सब्जेक्ट हुआ। क्या और किसी से क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट। मैंने कहा मम्मी खाना बनाती है, क्या बनाती है, तो खाना ऑब्जेक्ट हुआ। कटप्पा ने बाहुबली को मारा, किसे मारा, तो बाहुबली ऑब्जेक्ट हुआ। तो क्या और किसी से सवाल पूछने पर जो जवाब मिलेगा उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे, और कौन और किसने से सवाल पूछने पर जो जवाब मिलेगा उसे क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। सिंपल है। अब ये देखो फॉर्मूला, पूरे इंग्लिश का फॉर्मूला, नॉर्मल सेंटेंस पॉजिटिव या नेगेटिव होने पर फॉर्मूला, सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, फिर क्या लगाओगे, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। और अब क्या करना है, छोटी सी नियम बताया मैंने कि सर जब शुरुआत में अगर क्या आ जाए, किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आ जाए, क्या शब्द अगर पहले लिखा मिल जाए आपको, तो फॉर्मूला यही है, ये हेल्पिंग वर्ब उठ के कहां पहुंच जाएगी, देखो सब्जेक्ट से ये अभी यहां थी, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब था, उठ के आगे गई, क्या बन गया, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट। देखो मेन वर्ब ऑब्जेक्ट वर्ब, इनका कुछ हुआ, ये 3 लोग कहीं नहीं जाते, बदलते हैं तो बस ये 2 लोग। तो एक नियम याद हो गया, क्या पहले आने पर हेल्पिंग वर्ब कहां लगाते हैं, बस इस बात को याद रखना। हेल्पिंग वर्ब अगर एक सब्जेक्ट एक शब्द से ज्यादा बड़ी होगी, हेल्पिंग वर्ब अगर एक शब्द से ज्यादा बड़ी होगी तो पहला शब्द आगे जाएगा, बचा हुआ सब्जेक्ट के पीछे रहेगा। जैसे मुझे लगानी है हैजबीन, है बीन में से कुछ एक, मुझे हैजबीन लगानी है तो मैं हैज को ले जाऊंगा आगे, बीन को कहां रखूंगा। अब सेंटेंस बना के देखेंगे तो पता चलेगा। अगला क्या नियम है, जब प्रश्नवाचक शब्द कब क्यों कहां कैसे, ये प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, ये वाक्य के कहां आ जाए, तो क्या करें, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, यानी उन वाक्य के जो शब्द आए थे क्वेश्चन वर्ड, उनकी मीनिंग लिख दो। फिर क्या करो, फिर सब्जेक्ट, फिर वही मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, और सिंपल है। अब आप देखना जो टेंस कई सालों से आ रहे थे और भूलते थे, अब नहीं भूलोगे। आगे बढ़ते हैं, मैं सबसे पहले 6 टेंस कराऊंगा, टेंस की शुरुआत करूंगा कॉन्टिन्यूअस से, क्योंकि आपको एक तरीका समझ में आ जाए उससे। ठीक है, कराए तो नहीं मैंने अभी, समझाए थे क्या उस दिन, समझाए थे, नहीं समझा फिर से सुनो। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यू का मतलब लगातार, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब जो जारी है वो कॉन्टिन्यूअस है। तो जो काम जारी है या नहीं ये बताने और पूछने के लिए कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं, कॉन्टिन्यूअस का। कोई काम जारी है या नहीं ये बताने और पूछने के लिए कौन से टेंस का प्रयोग, कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग। अब देखो अगर जारी है तो क्या हुआ, और अगर जारी था तो, और अगर होगा तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तो ऐसे पता चल जाएगा। अब सेंटेंस पहचानो, तुम सब बेंच पर बैठे हो, बताओ बैठे हो कि नहीं, बैठने का काम जारी है, कौन सा टेंस हुआ, कॉन्टिन्यूअस हुआ। और अगर हो अभी बैठे हो तो कौन सा कॉन्टिन्यूअस, बंदर पेड़ पर बैठा था, तुमने बंदर को जब देखा उस समय बंदर पेड़ पर, तो बैठने का काम जारी था,
अब अगर था तो कौन सा, पास्ट, और जारी था तो पास्ट। बात समझ में आई? मैं तुमसे फोन करके कहूं सुनो मैं नगर पालिका पर खड़ा हूं जल्दी आओ, तो मैं तुमसे जब बात कर रहा हूं, मैंने तुमसे कहा मैं नगर पालिका पर खड़ा हूं, तो बताओ खड़े होने का काम जारी है कि नहीं? कौन सा टेंस हुआ? बात समझ में आई? मैंने कहा तुम काली शर्ट पहने हो, बताओ पहने हो कि नहीं? पहनने का काम जारी है, कौन सा टेंस हुआ? अब दिक्कत कहाँ आती है, किताबों से पढ़ोगे या जिसने किताबों से पढ़ाया होगा वो तुम्हें फालतू के नियम लिखा के तुम्हें कंफ्यूज करेगा, जरूरत नहीं है उसकी। तुम अगर रहा रही के चक्कर में रहोगे, चुका चुकी के चक्कर में रहोगे, ता है तीये के चक्कर में रहोगे, दिक्कत हो जाएगी। मैं कह रहा हूं बहुत बड़ी दिक्कत, कोई भी चलते फिरते तुम्हारी बेइज्जती कर जाएगा। मैंने इतने सेंटेंस बोले, हम बेंच पर बैठे हैं, मैं घड़ी पहने हूं, बताओ पहने हूं कि नहीं? मैं मारकर पकड़े हूं कि नहीं? काम जारी है, इनमें कहीं रहा आया? लेकिन आज से पहले रहा रही पढ़ाया गया, वो दिक्कत थी ना आपको। समझ रहे हो कि नहीं बात को? तो इन चीजों का ख्याल रखना है। अब बात मैं करूं जैसे कि पहले बता कॉन्टिन्यूस चीजें समझ में आ गई, कोई दिक्कत है यहां तक? बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब की बात करो, इज लगती है सिंगुलर में, आर लगती है आई के साथ स्पेशली, सिंगुलर में पास्ट में वाज, और प्लूरल में, सिंगुलर में वाज प्लूरल में वर। ऐसा कोई हो तो मुझे बता दो कि सिंगुलर प्लूरल नहीं पता हो। सबको पता है? नहीं पता हो तो फिर बता रहा हूं, हो सकता है एक आध बैठा हो शर्मा है ना, बेटा टेंशन मत लेना। इनको सिंगुलर कहते हैं, मैं आगे से शॉर्ट में इसको एस लिखूंगा। और आई, यू, वी, दे, और एक से, इनको मैं क्या लिखूंगा? प्लूरल, और शॉर्ट में इसको बोलूंगा। ठीक है कि नहीं? तो ध्यान देना, तो सिंगुलर में वाज और प्लूरल में वर, लेकिन आई को पास्ट में सिंगुलर मानते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ये जो आई है वैसे तो प्लूरल में आता है, लेकिन पास्ट टेंस पहुंचने पर पास्ट में ये सिंगुलर बन जाता है। कैसा बन जाता है? तो अगर वाज के साथ मैं लगाना चाहूं तो मैं आई को लगाऊंगा। ठीक है? विल सेल अभी फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ाऊंगा तब करा रहा हूं, इतना क्लियर हो गया? अब टेंस बना के देखते हैं तो आपकी चीजें क्लियर हो। देखो तुम बेंच पर बताओ अभी बैठे हो कि नहीं? काम जारी है। सबसे पहले ये बताओ क्या लिखते हैं फॉर्मूले में? सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट तुम के लिए मैंने क्या लिखा? यू। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। अब काम जारी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इजेमाल लगेगा। यू के साथ क्या लगना चाहिए? आर, तो यू आर। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, अब क्या लगेगी? मेन वर्ब। क्या कर रहे हो? बैठने को सिट, लेकिन कंटिन्यूअस होने पर मेन वर्ब में क्या? आईएनजी लगेगी तो टी डबल हो जाती है, एक मीनिंग ऐसी होती है। तो यू आर सिटिंग, कहां बैठे हो? ऑन द, फॉर्मूला है याद रखना, अभी देखो इनसे सब बनेंगे। अब मैंने क्या किया, ये वाला बन गया। अब मैंने कहा नहीं बैठे हो, तो यहां क्या करना है? और कोई बदलाव आएगा? पैटर्न समझना बस, ठीक है? अभी सिंपल है लेकिन हमें इससे फायदा बहुत मिलने वाला है। अब मैंने क्या कहा, क्या आगे लगा दिया, ठीक है? क्या पहले आने पर मैंने क्या बताया था नियम? हेल्पिंग वर्ब कहां लगती है? तो मैं इस आर को उठा के कहां लगा दूंगा? पूरा सेंटेंस बन गया। बताओ कोई फॉर्मूले की आवश्यकता? एक बात ही तो याद करनी है, क्या पहले आने पर हेल्पिंग वर्ब आगे लगती है। एक और सेंटेंस बनाओ। तुम यहां क्या कर रहे हो? तो देखो क्या बीच में आया, क्या, कब, क्यों, कैसे, अगर बीच में आ जाए तो इनको कहां लिखते हैं? सबसे पहले। तो क्या की स्पेलिंग पहले व्हाट, क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या था फॉर्मूले में? हेल्पिंग वर्ब। एजेमाल लग रही है, क्या लगाऊंगा? आ रही क्यों लगाऊंगा? क्योंकि सब्जेक्ट कौन है? क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, तीन चीजें हो गई। अब क्या करेंगे? मेन वर्ब, क्या कर रहे हो तो डू, और डू में क्या लगेगी? यहां तो हेयर, सवाल पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क, यहां मतलब हेयर, बन गया।
कोई फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ी? और ना आपको ये पढ़ना है कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, फिर उसके फॉर्मूले याद करो, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब याद करो, दिमाग खराब हो जाता है। यहाँ किसी की आवश्यकता है? अब ऐसा नहीं अपने कॉन्टिन्यूस सीखा, मैं अगर क्या कर दूं यहाँ पे, मैं यहाँ हो हटा दूं और मैं क्या लगा दूं, था थी थे, तो यहाँ इजेमार की जगह क्या लग जाएगा? और कोई बदलाव आएगा क्या? तो प्रेजेंट हो चाहे पास्ट, एक ही तो लगेगा नियम अपना। क्लियर है क्या? अगला देखो, मैं अब ये तो बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पास्ट का और देख लो, तो मैं नाम लिख देता हूं, मैंने कहा रोहन छत पर क्यों बैठा था। अब बैठा था, तुमने रोहन को देखा, उस समय वो क्या कर रहा था? बैठा था, काम जारी था, कॉन्टिन्यूअस। और अगर था तो कौन सा कॉन्टिन्यूअस? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब वाज। और अब हमें नियम याद है सर, बीच में क्वेश्चन वर्ड आने पर कहां लिखते हैं? वाई। फिर क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। रोहन अकेला है तो क्या लगेगा? क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट कौन है? बेटा जिसको जल्दी लगे बता देना, ये मत कहना सर ने जल्दी करा दिया। मैं आपकी माइंड की कैपेबिलिटी को बढ़ाना चाह रहा हूं, आप जल्दी जल्दी समझोगे। चीजें मैं कराऊंगा एक बार नहीं, 4 बार कराऊंगा, साल में कई बार टेंस बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं आपके पकड़ने की, आपकी सोचने की क्षमता बढ़े, तब आप चीजों को तुरंत लिख पाओगे और बता पाओगे। समझ रहे हो? तरीका समझना, प्रैक्टिस से आएंगी चीजें, 2-4 बार करोगे फिर आपका आंसर जल्दी जल्दी आने लगेगा। क्या बीच में आया? कुछ क्यों बीच में आया? क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट। अब क्या लगाएंगे? मेन वर्ब। क्या कर रहे हो? कहां बैठे हो? मतलब किसी फॉर्मूले की आवश्यकता है? नहीं है ना। अब ये तो हुआ कॉन्टिन्यूअस का, सर कॉन्टिन्यूअस में लग गया, औरों में नहीं लगेगा। अरे सब में लगेगा। देखो कई बार रिपीट होगा, बच्चे अभी बढ़ेंगे थोड़ा, 1 महीने में कई बार रिपीट करा दोगे इन चीजों को, क्योंकि बार बार आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है कि नहीं? ध्यान देना। टेंस अगला कौन सा मैंने बताया? अब देखना, एक पहचान बताई, कॉन्टिन्यूअस में काम जारी है, और परफेक्ट में क्या हुआ? बस पहचान खत्म हो गई, कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है, चुका चुकी नहीं। काम पूरा हुआ या नहीं बताने और पूछने के लिए कौन सी टेंस का प्रयोग? मैंने पानी पी लिया है, काम पूरा हो गया, परफेक्ट में आया। हम कोचिंग पहुंच गए हैं, परफेक्ट में आ गया, काम पूरा हो गया। मैंने खाना बना लिया है, खाना बन गया, कौन सी टेंस में आ गया? तो जो काम पूरे हो जाएं या नहीं हो, काम पूरा हुआ या नहीं, ये बताएंगे तो कौन सी टेंस में आएगा? वो परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज। और सिंगुलर में हैज, प्लूरल में, पास्ट में तो अकेला ही है, फ्यूचर में विल या सेल प्लस, यानी विल हैव या, कोई दिक्कत ही नहीं है। बना के देखें कुछ सेंटेंस। मैं कहा पहुंच गई हूं, अभी तक तुमने पता क्या किया? लास्ट में देख के देखो, रहा रही आया, चुका चुकी आया, अरे बाहर में गया। तुम ये देखो काम पूरा हो गया, परफेक्ट में आ गए बात। ठीक है कि नहीं? परफेक्ट में आए। अब कौन सा परफेक्ट है? ये हुआ आ रहा है, तो कौन सा हुआ? था आता तो, और होगा आता तो मुझे पता है काम पूरा हुआ तो परफेक्ट, और है तो कौन सा परफेक्ट? प्रेजेंट। हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन पहुंचा? सब्जेक्ट के बाद फिर क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब। आई प्लूरल मानते हैं तो क्या लगाऊंगा? फिर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है? मेन वर्ब। परफेक्ट में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? पहुंचने को क्या कहेंगे? रीच। रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड। कहां पहुंचे? मतलब विलेज। कोई दिक्कत? अब चलो इसमें लगाते हैं। क्या मैं दूसरा सेंटेंस बना दूं? क्या तुमने खाना खा लिया है? क्या तुमने खाना खा लिया है? तो मैं यही तो पूछ रहा हूं, खाना खाने का काम पूरा हो गया कि नहीं? काम पूरे की तो बात कर रहा हूं, तो है कौन सा टेंस? परफेक्ट। अब मुझे पता है परफेक्ट में पहले क्या आ गया? क्या?
अब क्या पहले आने पर क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आगे लगाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज हैव कहां लगेगा, आगे लगेगा। तो पहले मैं क्या लगाऊंगा, हैव। हैव ही क्यों लगा, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, तुमने। तुमने मतलब यू, तो यू के साथ हैज लगता है या हैव लगता है, तो मैं लगा दिया हैव हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट। फॉर्मूला वही चल रहा है, देखने में पहले लिखा दिया था। इसके बाद क्या, खा लिया है। खा लिया है, खाने का काम कंप्लीट होगा। खाने को क्या कहते हैं, ईट। अब कौन सी फॉर्म लगानी है, ईटन। क्या खा लिया, सवाल पूछ रहा है, बता। फॉर्मूला वही तो लगा है, फॉर्मूला बदला क्या, नहीं बदला ना। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत। पास्ट का बना दूं, देखो, तुम ग्वालियर क्यों गए थे, मतलब जा तो चुके हो, काम तो कंप्लीट हो गया। अब मैं पूछ रहा हूं क्यों गए थे, हुआ परफेक्ट में। और कौन सा परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हैड। अब हमें पता है क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो पिछले 15 मिनट में 10 बार तो मैं बोल चुका, तुम भी बोल चुके होगे, तो ये तो याद हो गया, कोई याद करने की जरूरत है नहीं फॉर्मूला की। क्वेश्चन वर्ड क्योंकि स्पेलिंग, फिर क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब। पास्ट है तो ऐड लगेगा। फिर क्या लगाना है, सब्जेक्ट, तुम हो तो। अब वही मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, और मेन वर्ब क्या है, गए, जाने को गो, गो की थर्ड फॉर्म गॉन। कहा गए, बताओ, बन रहे हैं सब। 3 टेंस प्रेजेंट के खत्म हुए, 3 टेंस पास्ट के। ठीक है, अब तुम कहोगे सर फ्यूचर क्यों नहीं बना रहे, चलो फ्यूचर बना के देखते हैं। ठीक है, हाँ, वो प्रेपोजिशन में बताऊंगा, यहाँ टू लगाना पड़ेगा। ठीक है, जब डेस्टिनेशन की बात करो, क्या की डेस्टिनेशन की, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, डेस्टिनेशन आपका फिक्स है कि मैं यहीं जा रहा हूं, तो टू लगता है। मैं तुमसे कहूं प्रेपोजिशन में पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली चीजें पढ़ेंगे। मैं यहां से जा रहा हूं, मान लो पीजी कॉलेज, तो आई एम गोइंग टू पीजी कॉलेज। लेकिन मैं पीजी कॉलेज के सामने से गुजर जाऊंगा, पीजी कॉलेज नहीं जा रहा, मुझे जाना तो मुरैना तिराहे पे है, वो जो उससे आगे है। तो मैं कहूंगा आई एम गोइंग टू पीजी कॉलेज, नहीं टुवार्ड्स पीजी कॉलेज, क्योंकि अब मैं पीजी कॉलेज की तरफ जा रहा हूं, पीजी कॉलेज में नहीं जा रहा। तो जब आपका डेस्टिनेशन फिक्स हो, यहां जा रहा हूं, तो आप टू लगाओ। अब बात आती है सर होम की और हाउस की। तो जब होम लिखा मिल जाए तो टू नहीं लगाते, हाउस लिखा मिल जाए, आई एम गोइंग टू होम, इसमें होम से पहले टू लगाने की आवश्यकता नहीं है। और तुम लगा दोगे तो इतना कोई टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है कि नहीं। अब फिर सवाल आता है सर होम में और हाउस में क्या अंतर है, तो बेटा फीलिंग्स का अंतर है। समझ में आई बात, फीलिंग्स का अंतर है। फीलिंग्स का घर कोई भी हो सकता है, बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं हाउस। जहां तुम रह रहे हो, जहां तुम्हारी फीलिंग्स जुड़ी है, वो तुम्हारा होम है। विवाह फिल्म देखी है शाहिद कपूर वाली, मिलन अभी आधा अधूरा है गाना वाला, उसमें वो उसके घर जाती है तो उसे ले जाता है वो, और आके कहता है दिस इज माई स्वीट होम। कोई भी देखना अपने घर में ले जाएगा, वो स्वीट अपना होम बोलेगा, क्यों, वो उसमें रह रहा है। ठीक है, और हमारा एक घर वहां है, वो तुम्हारा होम नहीं है, वो तुम्हारा हाउस है। भले ही तुम्हारा है लेकिन रह नहीं रहे, तो वो क्या है, वो केवल बिल्डिंग है। समझ में आई बात, इतना सा अंतर है। इस पे आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। फ्यूचर का एक बनाता हूं, 2025 तक, चलो 26 तक मान लेते हैं, तक मैं एक कार तो देखो, कार खरीदने का काम 2026 तक पूरा हो जाएगा, यही तो मैंने बताया। काम कंप्लीट हुआ, कौन सा टेंस, परफेक्ट हुआ। अब फ्यूचर की बात है तो कौन सा हुआ, फ्यूचर परफेक्ट। अब सबको पता है सेल लगता है आई और वी के साथ, और बाकी सबके साथ क्या लगता है, विल लगता है। क्या, फ्यूचर में आई वी के साथ सेल और बाकी सबके साथ विल। एक कंडीशन में दोनों चीजें बदल जाती हैं, वो कंडीशन क्या है, जब डिटर्मिनेशन कर लो, दृढ़ निश्चय कर लो कि ऐसा काम होगा ही होगा, या धमकी दे, तब वो आपस में बदल जाती है। इसीलिए नहीं बता रहा था, वो इंटीग्रेट में समझाऊंगा आपको। नॉर्मल समझो, आई बी के साथ सेल, बाकी सबके साथ।
अब देखो सबसे पहले सब्जेक्ट, अब तुम ये मत सोचना 26 2000 आगे आगे तो सर मैं क्या करूं, कुछ मत करो, अपना नियम से चलो। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, मतलब, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर परफेक्ट है तो बिल या सेल लगेगा, तो आई के साथ क्या लगेगा, सेल, और बचा हुआ क्या, ठीक है। फिर क्या करना है, वही मेन वर्ब लगानी होती है, कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। खरीदने को बाय कहते हैं, बाय की थर्ड फॉर्म बॉट, BOU। फिर मेन वर्ब के बाद क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट कौन है, क्या खरीदोगे। अब जो 2026 तो समय है, और समय हमेशा कहा जाता है एंड में, और याद रखना तक के लिए फ्यूचर में बाय का प्रयोग करते हैं, काय का, बाय 2026। क्लियर है क्या, फ्यूचर का ही बन गया। अब अगर इसमें मैं क्या लगाऊं, क्या लगा दूं, मैं अगर इसमें लगा दूं क्या, तो क्या पहले आएगा, तो सेल कहां आ जाएगा, केवल सेल आगे आएगा, हैव नहीं आएगा। मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब अगर एक सब्जेक्ट से एक शब्द से ज्यादा बड़ी हेल्पिंग वर्ब हो तो पहला शब्द आगे बचा हुआ सब्जेक्ट के। किसी को कोई डाउट, समझ में आ गया। तो हमने दो टेंस कवर करे, कॉन्टिन्यूअस और दूसरा कौन सा। अब मुझे बताओ क्या इसको घर पे जाके याद करने की आवश्यकता है, काम जारी तो कॉन्टिन्यूअस, पूरा हुआ तो परफेक्ट, और किसी समय से पूरा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो कुछ फालतू बात है नहीं, बिल्कुल प्योर नीट एंड क्लीन ग्रामर। फ्यूचर कंटिन्यू परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका आविष्कार कैसे हुआ ये भी बता दूंगा, ठीक है। वैसे टेंस तीन ही थे, ये बना है चौथा। किसी समय से, क्या बोला, काम जारी है या नहीं बताने पूछने के लिए कौन सा टेंस। अब देखो काम जारी है कॉन्टिन्यूअस में आता था, लेकिन समय अगर जुड़ जाए और समय में स्पेशली क्या लगा दे, वो से क्या लगा दे, तो समझ जाना वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। मैं 7 बजे से कोचिंग पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने का काम जारी है, कितने बजे से, 7 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो कौन सा टेंस हुआ, परफेक्ट। तुम 10 बजे से यहां बैठे हो, बैठने का काम आपका जारी है, कितने बजे से, कौन सा टेंस हुआ, परफेक्ट। अगर हो तो कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई दिक्कत नहीं, इसमें समय कहां है, तो कंटिन्यूअस में पहुंच गया। वह गांव से, अरे इधर इधर बेटा कमेंट एक दूसरे, वह गांव से बाजार जा रहा है। अब इसमें कोई समय आया, मैंने कहा इसमें समय आएगा तब परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा। समय में भी क्या आना चाहिए, से, नहीं समय तो अगर 2024 तक भी था, 26 तक लिखा था, क्या उसमें तक आया या से आया, तक नहीं आया, हाँ तक आया, जब से आएगा तब इसमें आएंगे। काम जारी हो और समय में क्या आ जाए, से। ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा, के साथ ज्यादा आएगा बस। मेरे हिसाब से मैंने कोई नियम आपको याद नहीं कराया, रिपीट कर करके आप उन चीजों को समझते रहे। अब यहां आपने अभी तक देखा हो, ये थोड़ा उल्टा हो गया है कि सर सिंस या फोर कब लगाएं। अब डाउट में आते हैं सर थोड़ा भूल गए हैं, तो भूलने का काम आज से खत्म करो। आपने आज से पहले पढ़ा निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं, अनिश्चित के लिए और, इस नियम को भूल जाओ। मैंने कहा ग्रामर इंग्लिश में तुम्हें हर दिन कुछ नया मिलेगा, ठीक है। सबसे पहली बात, समय को गिनकर बताओ तो क्या लगा देना, काउंट करना। देखो मैं 2 दिन से पढ़ा रहा हूं, 1 2 गिन सकता हूं, क्या कहूंगा, 4 2 days। मैं 3 घंटे से पढ़ा रहा हूं, 1 2 3 गिन सकता हूं, 4 3 hours। मैं 11 साल से टीचिंग कर रहा हूं, 11 साल गिन के बताए, क्या होगा, 4। समझ में आई बात, बिना गिने बता दो तो क्या लगाना, सुबह से पढ़ा रहा हूं, क्या गिना, सुबह से पढ़ा रहा हूं, कुछ सुबह में गिना। मैं सोमवार से पढ़ा रहा हूं, कुछ गिना, सोमवार से मैं नहीं गिना, कितने से, 2 बजे से। अब बताओ 2 बजे से इसमें कुछ गिना है तुमने, नहीं नहीं नहीं, मैं प्रैक्टिकल में बोलूंगा सब चीज क्लियर होंगी। अच्छा कोई ये मत सोचना मैं ही बोल रहा हूं तुम्हें मौका दे रहा, जब जिसको जो डाउट हो हाथ खड़ा करो, मैं पूछूं हाँ बता दो, बीच में मत बोलना, मतलब आवाज मिक्स होगी। आप हाथ खड़ा करो, डाउट हो तो पूछ सकते हो, बीच में मैं कह दूंगा हाँ बोलो, ठीक है कि नहीं। 2 बजे से यह तुम्हारा सवाल है।
इस घड़ी में कितनी सुइयां दिखाई दे रही हैं आपको? पहली सुई काय की है तो सेकंड को गिना जा सकता है, दूसरी सुई काय की है बड़ी वाली, मिनट, इसे भी गिना जा सकता है, तीसरी सुई काय की है, घंटे की, इसे भी गिना जा सकता है। तो समय को अगर गिन के बताओगे तो आप सेकंड बताओगे, मिनट बताओगे, घंटे बताओगे। समझ में आई? ये हुआ गिनना। दो तो बजते हैं, उसमें कुछ गिनने की जरूरत नहीं है। समझ में आया बात? मैं तुमसे कहूं, दो एग्जांपल दे रहा हूं। मैं 10 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो 10 बजे से मैंने पढ़ाना चालू किया, पढ़ाते पढ़ाते कितना टाइम हो गया, कितनी मिनट कितनी सेकंड हुई, ये मैंने गिना नहीं। अभी गिना क्या? नहीं गिना। अभी मैं, समझना ध्यान से, टाइम हो रहा है 10:53। मैं तुमसे कह रहा हूं मैं 10 बजे से पढ़ा रहा हूं और मैं ये क्लास 12 बजे तक चलाऊं। 12 बजे पर भी मैं तुमसे यही कहूंगा मैं कितने बजे से पढ़ा रहा हूं। मैं 1 बज जाए, मैं फिर भी तुमसे क्या कहूंगा? समय बदल रहा है क्या? उसी को तो डेफिनेट कहते हो तुम अपनी भाषा में, निश्चित समय। तो वो काय में आया, सेंस में आया कि नहीं? लेकिन अब मैं कहूं कि मैं 10 बजे से की जगह मैं कहूं मैं 54 मिनट से पढ़ा रहा हूं। कितनी मिनट से? 54 मिनट से। और फिर मैं आधे घंटे बाद बताऊं तो मुझे 30 मिनट इसमें जोड़नी पड़ेंगी कि अब मैं 54 और 30 84 मिनट से पढ़ा रहा हूं। जिस समय के साथ बदलेगा, जो बदल रहा है वही तो अनिश्चित है। आपने भाषा में तो पढ़ा था अनिश्चित समय के लिए फोर, निश्चित के लिए सेंस। बात समझ में है क्या कह रहा हूं? क्लियर है क्या? टेंस कल तो मैं एक ऐसा बताऊंगा केवल एकमात्र टेंस, और तुम सब क्वेश्चन आंसर बना पाओगे उससे। पास्ट इंडेफिनिट, पूरे ये मान लो इंग्लिश में टेंस का चाचा है वो, बिना उसके कुछ नहीं चलेगा। ठीक है? और बहुत सिंपल। मुझे ये बता दो, आज जो पढ़ा है आपने टेंस का, इसमें कुछ याद करने जैसी बात बता दो मुझे बस। 6 टेंस तो बनाना सीखे ना। अब फ्यूचर में कोई पूछेगा तो याद करने जैसा कुछ है नहीं, आपका आंसर डायरेक्ट मिलेगा। और रहा रही के चक्कर में नहीं पढ़ोगे आप लोग। कोई डाउट हो, इतना जो पढ़ाया है पूछ लो, अभी टाइम है, जल्दबाजी की कोई दिक्कत नहीं है, पूरी साल ही है अपने पास। ठीक है क्या नहीं? और ना तुम 5 मिनट घर पहुंच के कोई दिक्कत हो जाएगी। तुम अब किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो, जब भी कोई डाउट हुआ करे पूछो, इसको शर्म लगे तो 11 बजे के बाद पूछ लो, मैं और 10 मिनट रुक जाया करूंगा तुम्हारे लिए। ठीक है क्या नहीं? वैसे तो सुबह 7 से शाम के 7 तक लगातार पढ़ा रहा हूँ, बीच में 1 आध घंटा रहता है खाना खाने के लिए। अभी बता दो किसी को डाउट हो, शर्माना बिल्कुल नहीं है। सीधी सी बात, तुम्हें अगर आता तो यहाँ क्या लेने आते? नहीं आता तभी तो यहाँ आए हो, इसी चीज का मुझे पैसा दे रहे हो, तो पूछो फिर क्या दिक्कत है। शर्माने की इसमें कोई बात है नहीं। और मैं बिल्कुल इंसल्ट नहीं करूंगा, टेंशन मत लेना कि नहीं आए तो बेइज्जती कर देंगे। काहे की बेइज्जती? अब तुम हमसे, हम तुमसे, दोनों की इज्जत की बात है। ठीक है कि नहीं? कोई डाउट है पीछे? मुझे कह रहे शुरुआत है सर आ से अनार से कहियो, आ से अनार से सिखा रहा हूँ, मतलब उसका कहना ये था शुरुआत से सिखाना आता नहीं है। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो भले ही कहते नहीं है, मैं बिल्कुल शुरुआत से सिखाऊंगा, ये नहीं सोचूंगा भले ही तुम 12th में हो। कुछ लोगों को आ रहा है तब भी द्वारा बैठे पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, ये और अच्छा हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? पूछ लो, कुछ पूछना है क्या? नहीं पूछना तो 2 टेंस को नोट करो बस। 5 मिनट की बात है, 5 मिनट की बात है। तो मैं वो फॉर्मूले लिख लिए। अब क्या है, ये परफेक्ट और कंटिन्यूअस दिख रहा है। चलो पहले इसको लिख लो, जूम कर देता हूँ। कॉन्टिन्यूअस लिखो और परफेक्ट लिखो बस, बाकी कल लिखा दूंगा। इंडेफिनिट तीनों कल कराऊंगा।